गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुद्रास्फीति के इस कंटिन्यूएशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुद्रास्फीति क्या है ये समझा और अब इसके जो कारण है वो हम समझेंगे। इसके मुख्यतः दो कारण हैं, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो मांग में वृद्धि के कारण क्या है, ऐसे क्या कारण है, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मांग में वृद्धि आती है, या दूसरे शब्दों में मुद्रा की मात्रा क्यों बढ़ रही है। मुद्रा की मात्रा या मांग में वृद्धि के कारण पहला कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जैसे कि सोने या चांदी की कोई नई खदान का पता चलना, या सोने या चांदी का देश में आयात होना। जब इस तरह से जो मेटल्स है, गोल्ड या सिल्वर, सोना या चांदी, इनका आयात होता है या देश में इसकी कोई नई खदान मिलती है जिसके वजह से इनकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो इसके वजह से मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। आप जानते हैं कि देश में जो कागज़ी मुद्रा चलन में है, हर देश में और भारत में भी कागज़ी मुद्रा जो चलन में है, उसके पीछे गोल्ड, सिल्वर और सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियाँ, इनका स्टैंडिंग होता है, उनका बैकअप होता है। तो ये अगर खड़ी है ये मुद्रा, तो इसके पीछे ये सब स्टैंडिंग है। अपने आप में उस कागज़ का कोई महत्व नहीं है। अगर आप उस कागज़ की नोट पर देखते भी हैं तो वहाँ पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे, वह केवल एक प्रतिज्ञा पत्र है। पर इसके पीछे स्टैंडिंग जो है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस देश के सोने चांदी के कोषों का और प्रतिभूतियों का। इनके आधार पर मुद्रा छापी जाती है। तो अगर ऐसा होता है कि इनके सोने या चांदी की खदानें मिलती है या आयात होता है सोना चांदी, तो इनकी मात्रा में बढ़ने के कारण अधिक मात्रा में मुद्रा छापी जाएगी और मुद्रा छापी जाने के बाद वो जब लोगों तक पहुंचती है तो उनकी मांग बढ़ती है, वस्तुओं के लिए मांग बढ़ती है। दूसरा कारण है सरकार की बजट नीति। सरकार अपना बजट बनाती है। बजट मतलब अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स, इनको मैनेज करना, कि अपने एक्सपेंसेस क्या क्या है आने वाले साल में, अपने खर्चे या कहाँ कहाँ सरकार को व्यय करना है और कौन से स्रोत है जहाँ से सरकार को आय मिल सकती है। तो हमेशा या कई बार सरकार को घाटे का बजट बनाना पड़ता है, जहाँ पर उसके आय के स्रोत भी कम है और उनसे मिलने वाली आय भी कम है, लेकिन देश को चलाने के लिए सरकार को व्यय करना पड़ता है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सरकार को करने पड़ते हैं। इसके वजह से बजट में आय कम है लेकिन खर्चे अधिक है। तो ये जो अधिक इस तरह का जो बजट होता है, इसे हम कहते हैं घाटे का बजट। तो अब सरकार के आय के स्रोत कम होने की वजह से जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है, अधिक व्यय है, उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से सरकार को पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा और इसके वजह से देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरे बजट नीति से रिलेटेड पॉइंट है करों में कमी। जब सरकार करों को कम कर देती है तो वो वस्तुएं थोड़ी सी सस्ती हो जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ सरकार को इनसे मिलने वाली आय भी घटती है। और क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो रही है लोगों के पास उसी चीज़ को खरीदने के लिए अब उनको कम पैसे देने पड़ते हैं और इसके वजह से वस्तुओं की मांग बढ़ती है। अब थर्ड पॉइंट है केंद्रीय बैंक की मुद्रा एवं साख संबंधित नीति। केंद्रीय बैंक यानी कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो मुद्रा और साख संबंधित नीति बनाती है सरकार के साथ मिलकर के। अगर ये ढीली मुद्रा नीति अपनाती है, बैंक दर में कमी करती है या खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदती है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़े हैं। साख निर्माण कैसे होता है, बैंक दर क्या होती है, अब जब बैंक दर में कमी होती है तो सरकार बैंकों को जो एडवांटेज मिलता है, जो केंद्रीय बैंक दर कम करती है तो इसका फ़ायदा बैंकों को मिलता है और ये फ़ायदा ये अपने ग्राहकों को आगे बढ़ा देती है।
जिससे कि लोन भी सस्ते हो जाते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि लोन सस्ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इस पर कम हो गया है, तो ब्याज दर कम होने की वजह से ज़्यादा लोग आकर के लोन लेने वाले हैं, और जब लोन लेंगे तो उनका उपयोग वो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए करेंगे, और इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। जब केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में प्रतिभूति खरीदती है, खुले बाजार से प्रतिभूतियाँ खरीदना, बैंक प्रतिभूति खरीदती है और ये पैसे उस व्यक्ति को देती है जिससे उसने प्रतिभूति खरीदी है। तो जब बैंक प्रतिभूतियाँ खरीदती है तो ये पैसा बैंक की तरफ से निकल के, यानी नकद कोष बैंक की तरफ से निकल करके लोगों की तरफ जाता है और उनके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, फलस्वरूप मांग भी बढ़ती है। जब बैंक साख निर्माण करती है तो साख भी मांग की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मांग की वृद्धि, अधिक साख होने से भी मांग में वृद्धि आती है, क्योंकि जो लोग पैसे से उस चीज़ को नहीं खरीद सकते वो लोन लेकर के चीज़ को खरीद सकते। तो चाहे वो डायरेक्ट पैसे दे के खरीदना हो या लोन लेकर के खरीदना हो, उस वस्तु के लिए मांग है, वो वस्तु खरीदी जा सकती है। तो अगर साख भी अधिक मात्रा में है तो वो साख भी मुद्रा का ही काम करेगी और वस्तुओं के लिए मांग बढ़ाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा की चलन गति में वृद्धि। मुद्रा की चलन गति क्या होती है? मतलब कि चलने की गति, या अगर हम एक उदाहरण लें कि यदि मेरे पास 50 रुपये है और उस 50 रुपये से मैं अपने कॉलेज कैंटीन जा कर के 2-4 पेन, चिप्स का पैकेट, समोसा, चाय, ये सब खरीदती हूँ, तो ये पैसे जो मेरे पास थे अब वो कैंटीन वाले के पास चले गए हैं। तो अब वो 50 रुपये कैंटीन वाले को अदरक खरीदनी है चाय बनाने के लिए, तो वो 50 रुपये से जाकर के बाज़ार में जाकर के अदरक खरीद के आता है। तो अब ये 50 रुपये की नोट जो पहले मेरे पास थी, बाद में कैंटीन वाले के पास गई और कैंटीन वाले ने उसे अदरक वाले के, सब्ज़ी वाले के पास दे दिया। अब इस 50 रुपये से सब्ज़ी वाले को हो सकता है उसे कुछ और ख़रीदना हो, तो वो दुकान में जाकर के उस 50 रुपये से कुछ और ख़रीदता है। तो इस तरह से उस 50 रुपये ने कितने ट्रांजैक्शंस जनरेट किए? पहला ट्रांजैक्शन मेरे और कैंटीन वाले के बीच 50 रुपये, दूसरा ट्रांजैक्शन कैंटीन वाले और सब्ज़ी वाले के बीच और 50 रुपये, तीसरा ट्रांजैक्शन सब्ज़ी वाले और दुकानदार के बीच, यानी कि उस 50 रुपये में ने 3 बार हाथ बदले और हर बार उसने 50-50 रुपये का व्यवसाय किया। मतलब कि यदि वो 3 बार हाथ बदलती है, उसकी चलन गति यदि 3 है तो वो 150 रुपये का व्यापार कर रही है। तो इस तरह से अगर वो चलन गति बढ़ती है, अगर वो उसी समय में 6-7 बार एक यहाँ से वहाँ जाती है, तो वो उतनी बार, यानी कि अगर वो 6 बार जाती है तो 6 बार वो 50 रुपये का व्यवसाय करती है। अगर वो मुद्रा 7 बार हाथ बदलती है 50 रुपये का, मतलब कि 350 रुपये का व्यवसाय करती है। तो इसे हम कहते हैं मुद्रा की चलन गति। अब मुद्रा की चलन गति में वृद्धि जब होती है तो ये कब होती है? जब नागरिकों की उपभोग की प्रवृत्ति और पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। नागरिकों की उपभोग यानी कि कंजम्पशन पैटर्न जो है कंज्यूमर्स का, वो उपभोग अधिक कर रहे हैं, अधिक से अधिक वस्तुओं को वो खरीदना चाहते हैं और उनका उपभोग करना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग की प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है या पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता बढ़ जाती है, मतलब कि अगर आप 1 यूनिट कैपिटल किसी व्यवसाय में लगाते हैं तो वो कुछ आउटपुट देगी। अगर आप उतना ही फिर से लगाते हैं तो वो थोड़ा सा एडिशनल आउटपुट या उसकी सीमांत जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। थर्ड टाइम आप लगाएंगे तो और थोड़ा सा एडिशनल या मार्जिनल आउटपुट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा।
तो अगर इसका मतलब यह है कि पूंजी की मात्रा एक यूनिट उतना ही रहता है, परंतु अगर वो आउटपुट अधिक देता है, वो मार्जिनल आउटपुट या सीमांत उत्पादन अधिक देता है, तो हम कहते हैं कि पूंजी की कार्यक्षमता अधिक है। तो यहाँ पे ये सीमांत मार्जिनल आउटपुट या प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, जो कहती है कि इनिशियल स्टेजेस में यह आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज आने के बाद धीरे धीरे यह आउटपुट कम होता जाएगा। परंतु यदि वो स्टेज अभी तक आई नहीं है और पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता बढ़ रही है, तो इसका मतलब अधिक से अधिक मात्रा में व्यावसायिक पूंजी लगाएंगे, क्योंकि उस पूंजी पर उनको आउटपुट और प्रॉफिट अधिक मिल रहा है। तो इसकी वजह से जब जब देश में पूंजी का विनियोग होता है, आगे भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम निजी विनियोगकर्ताओं का तेज़ी से बढ़ता हुआ विनियोग, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब इस तरह से विनियोग बढ़ता है देश में, तो ध्यान दीजिए कि जब विनियोग बढ़ता है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो अधिक अधिक लोगों को काम मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी? ये फैक्ट्रीज़ में होगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, ये रोड बिल्डिंग में होगी। तो ये तो निजी और सरकारी दोनों ही तरफ से यदि विनियोग बढ़ता है, तो उसका परिणाम है कि लोगों को काम मिलेगा। नई फैक्ट्रियाँ आएंगी तो वहाँ काम करने के लिए लोग चाहिए, उस फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो इस तरह से जब लोगों को काम मिलेगा तो उनके पास पैसा भी आएगा, और जब उनके पास पैसा आएगा तो वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे और मुद्रा की चलन गति में वृद्धि होगी। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये अब लगभग 12 मिनट का हो रहा है और बड़े वीडियोस को भेजने में प्रॉब्लम जाती है। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय गर्ल्स मेरी तरफ से। आई होप आपको समझ में आया हो। बाय बाय। कंटिन्यू कर रहे आ रही हूँ मैं। ओके, बाय बाय मेरी तरफ से। अभी के लिए बाय बाय।